हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मूला रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अभी दिन बहुत कम बाकी है तो मैं तीनों टॉपिक्स तो आपसे नहीं करवा सकता था, है ना। तो मुझे मैथ अच्छे से आता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही टॉपिक ले लूँ और उस चीज़ का लोड आपके दिमाग से थोड़ा कम कर दूँ। तो अभी ऐसा होने वाला है कि हम तीन चार टॉपिक्स ऐसे लेंगे और अगले 15-20 मिनट में ट्राई करेंगे कि उनकी रिवीजन हम कंप्लीट कर ले, है ना, उनके फॉर्मूलाज की फटाफट से। तो सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख लिए हैं, हम एक बार बस लुक थ्रू करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आपको अलग से बैठ के नोट्स पढ़ना पड़े मैथ्स के लिए। आप वीडियो देख लिया करो, हर रोज का एक एक फेज डालूंगा मैं, जैसे कैलकुलस का एक फेज डालूंगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड एक फेज डालूंगा, तो उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और ऐसे कुछ 5 या 6 वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं सेट्स रिलेशन फंक्शन, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और या सो लेट्स स्टार्ट विथ सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। फिर क्या क्या सेट्स होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड रियल नंबर। उसके बाद मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो मतलब लिस्ट अगर लिख दिया आपने तो हो गई रोस्टर फॉर्म, और अगर कोई इक्वेशन या कोई पैटर्न डिफाइन कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स में, है ना। तो सबसे पहले आता है नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट होता है एन ऑफ ए या ओ ऑफ ए, जो बताता है कि फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स क्या होता है? अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए है और ए इक्वल टू बी है, ये एक कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, और मतलब हाँ, वो दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो इक्वल कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों में सेम है ना। अब बढ़ते हैं आगे, सबसेट और सुपरसेट पे आते हैं। तो अगर ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है, तो कुछ एलिमेंट्स मतलब अगर ए में है मेरा 1 2 और बी में है मेरा 1 2 3, तो बी में ए तो पूरा आ रहा है, इसका मतलब ए ये बी का सबसेट है। और इसी को हम फिर उल्टा ऐसे लगते हैं कि बी ए का सुपर सेट है, मतलब उल्टा है। ठीक है, अब ए हमेशा ए का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। और अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है ना, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n। ठीक है, अब आएंगे प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, है ना। a इज नॉट इक्वल टू b का मतलब यही होगा फिर कि b शुड नॉट बी सबसेट ऑफ a। मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिर्फ b में है, वो a में नहीं है ना। तो उसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं, उसको डिनोट ऐसे करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स होते हैं 2 to the power n-1। ठीक है, अब आते हैं पावर सेट में। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना। मतलब जितने भी सबसेट पॉसिबल है किसी एलिमेंट के, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फिर वन, अगर मैं 1 2 3 कंसिडर करूँ तो 1 2 2 3 1 3, ये सारे जो चीज है ये सारी सबसेट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होता है 2 to the power n, है ना। अब आएंगे यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट मतलब सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और अगर वेन डायग्राम होगा तो ट्रायंगल बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन मतलब ए यूनियन बी, ए भी हो और बी भी हो, है ना, ये स्टेटमेंट भी याद रखो। इंटरसेक्शन मतलब ए एंड बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन जो ए और बी दोनों में कॉमन है। डिफरेंस को स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इन शॉर्ट मतलब ये बी हटा दिया और बाकी पूरा पोर्शन वो होता है डिफरेंस, है ना। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इसमें बस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कट जाता है, बाकी सारा पार्ट होता है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़ के जो बाकी रीजन है वो। और डिसजॉइंट सेट मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स तो बहुत ही आसान है, मतलब कम्यूटेटिव होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट चेंज, मतलब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब a इंटरसेक्शन b करेंगे हम, फिर यूनियन लिखेंगे यहाँ पे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। उसके बाद सिमिलर यूनियन में ए यूनियन बी करेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो होगा यूनियन,
और फिर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रख लो। ए माइनस बी यूनियन सी को लिख सकता हूं मैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकता हूं मैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये बहुत काम की चीजें हैं, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन भी होता है मेरा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर देखना है आपको, मतलब समझना है जल्दी से, तो देखो ये ए है ये बी है, तो इसको वेन डायग्राम से क्या समझूंगा मैं, ए यूनियन बी मतलब मुझे ये पूरा पार्ट निकालना है ना, ए बी सब मिला के। तो मैंने एन ऑफ ए लिया तो ये पूरा पार्ट आ गया इतना, फिर एन ऑफ बी लिया तो ये पार्ट आ गया इतना, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट था वो 2 बार काउंट कर लिया, उसको एक बार ही काउंट करना है, तो एक बार मैंने एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ठीक है। एन ऑफ ए माइनस बी होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, है ना, वो भी आप समझ सकते हो वेन डायग्राम से। अरे मतलब ट्राई करो कि फॉर्मूला सारे याद मत रखो, आप ट्राई करो कि आप चीजें समझ पाओ। जैसे एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ये पार्ट आया था हमको पता है, तो मैंने क्या किया, बस मैंने ए लिया और ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, है ना। अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। अगर 3 है मेरे पास सेट्स, है ना, ए बी सी, सॉरी ये इंटरसेक्ट करना चाहिए ऐसे, तो एन ऑफ ए ये पूरा कंसिडर किया, फिर एन ऑफ बी ये पूरा कंसिडर किया, फिर एन ऑफ सी पूरा कंसिडर किया, है ना। अब इसमें से एक बार ये माइनस कर दिया क्योंकि ये 2 बार आया था, ये भी एक बार माइनस कर दिया, ये भी 2 बार आया था, ये भी एक बार माइनस कर दिया, और जो बीच वाला पार्ट था वो आया, वो अब मैंने माइनस कर दिया, है ना। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो बीच वाला पार्ट गायब हो गया, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। अब ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये याद रख लो अच्छे से, या इनको एटलीस्ट ट्राई करो कि वेन डायग्राम से समझ पाओ, है ना। तो मैं अभी ट्राई करूंगा कि आपको वेन डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे होता है एग्जैक्टली, है ना। तो देखते हैं। ओके, हाँ, तो देखो, अगर ये मेरा यूनिवर्स मतलब हाँ यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, है ना, ए बी सी। अब देखो, अब एग्जैक्टली 2 सेट्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 सेट्स मतलब ये पार्ट इतना इतना इतना। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो इसमें पहले मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा पार्ट लिख दिया, है ना, ये इतना। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा पार्ट लिख दिया इतना। उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए, ये पूरा पार्ट लिख दिया इतना। अब देखो, अब मुझे ये पार्ट तो काटना है ना बीच वाला, लेकिन ये 3 बार ऐड कर दिया है मैंने, तो 3 बार ऐड कर दिया तो मुझे 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए -3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली एग्जैक्टली 1 सेट मतलब देखो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा टाइम दे दूंगा मैं, बाकी फिर हम फटफट आगे बढ़ेंगे। ए बी सी, तो इसमें एग्जैक्टली 1 बोला है मतलब सिर्फ इतना पार्ट, फिर इसका भी इतना पार्ट, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूरा ही काट दो, है ना। डबल इंटरसेक्शन हो या ट्रिपल इंटरसेक्शन हो, तो उसको करूंगा मैं एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी ऐड कर दिया, अब एन ऑफ ए लिया एन ऑफ बी लिया, है ना। तो इसमें 2 बार आ गया ये पार्ट, तो मैंने ये 2 बार पार्ट काट लिया, है ना। सिमिलरली सारे 2 बार काट दिए, और बीच वाला 3 बार आता है, बीच वाला 3 बार आता है, तो यहाँ पे ना वो 6 टाइम्स कैंसिल हो गया है, 6 टाइम्स माइनस हो गया है, तो मैंने उसको 3 टाइम्स ऐड भी कर दिया, है ना। तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस क्या होता है ना, रिलेशन मतलब कोई एक सेट है मेरा जिसमें एलिमेंट्स है मेरे ए बी सी, है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर पे डिफाइन करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम जब चीजों को नोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, है ना। तो उनका ऑर्डर अगर मैंने बदल दिया तो वो चीज सेम नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ये भी दिया है कि अगर एक ऑर्डर पेयर मेरे दूसरे से इक्वल है तो इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होता है, उसको बस डिफाइन ऐसे करते हैं हम कि यहाँ पे मेरा ये है तो ए क्रॉस बी ऐसा होता है मेरा, एक्स वाई लिखता हूं मैं, और एक्स वाला एलिमेंट में लेता हूँ ए से और वाई वाला एलिमेंट में लेता हूँ बी से, है ना। तो ए कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, सी कॉमा जेड एक्सेट्रा, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए मेरे, है ना। तो अगर मेरे पास ए के एलिमेंट पी है और बी के एलिमेंट क्यू है, तो मेरे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होते हैं वो होते हैं पी टाइम्स क्यू, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के होंगे 2 टू द पावर पी क्यू। वही वाला फॉर्मूला है ना, 2 टू द पावर एन वाला, नंबर ऑफ सबसेट्स वाला, है ना। वो फॉर्मूला आगे भी एक काम आएगा तो याद रख लो। उसके बाद रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी 2 टू द पावर पी क्यू होते हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आता है वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, है ना।
और उसके बाद होता है यूनिवर्सल रिलेशन, जो हर बार मतलब उसी सेट्स का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी का यूनिवर्सल ये होता है, रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसमें ए बी बी सी सी सारे ये एलिमेंट्स होते हैं, ए बी बी सी सी इस टाइप्स वाले। फिर रिफ्लेक्सिव आता है ना, तो सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ए इज रिलेटेड टू बी तो ए रिलेटेड टू ए, ये चीज भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन इसका उल्टा जो है वो पॉसिबल मतलब वो हमेशा ट्रू नहीं होता है ना। सिमेट्रिक मतलब अगर ए मेरा ए रिलेटेड टू बी ऐसा कोई एलिमेंट है तो बी रिलेटेड टू ए ये भी एलिमेंट होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीजें कोई रिलेशन दिखा रहा है तो वो होता है फिर इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन देखो, फंक्शन यहाँ पे हम ज्यादा नहीं देखेंगे, मतलब ऐसा होता है फंक्शन में कि अगर ए बी है मेरे पास और यहाँ पे ऐसी चीज है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, तो मेरा ए सारे मैप होने चाहिए और कोई भी एक ए के लिए दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए बी की, है ना। अगर दो वैल्यूज रही तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो एक टेस्ट होता है ग्राफिकल टेस्ट, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सॉरी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं किसी भी कर्व से, तो अगर वो उस कर्व को दो पॉइंट्स में कट कर रही है तो वो चीज फंक्शन नहीं होती है ना। जैसे ये अगर ऐसा पैराबोला रहा तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। उसके बाद आती है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो ये होती है सारी की f प्लस जी ऑफ एक्स, ये इनका काम मतलब ये आपको समझ तो सकता ही है ना कि ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस हो रहा है, लेकिन इनको ऐसे नोट कर सकते हैं सवाल में, तो तब कंफ्यूज आप हो सकते हो, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज है कि अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है जिनमें n एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे a और b दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है, a में 1 है b में भी 1 है, a में 2 है b में भी 2 है, तो ऐसे n एलिमेंट्स है कॉमन है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a करूंगा मैं इनका, तो उनमें n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन रहेंगे। ये एक बार सवाल आया था जेडब्ल्यू में, तो मैंने सोचा था कि ये नोट कर लूं, तो मेरे नोट्स में लिखा था तो मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहली चीज, सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कोप्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच वाला नंबर जो होता है वो हमेशा डिविजिबल बाय 6 होता है। जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम है, इनके बीच का जो नंबर है 5 और 7 ये ट्विन प्राइम है, और इनके बीच का नंबर इनके बीच का जो नंबर है 6 वो 6 से डिविजिबल होता है, और बाकी वैल्यूज पे भी ये अप्लाई होता है। उसके बाद मैक्सिमम डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन p by q इज q, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट डेसिमल डिजिट्स p by q को अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो होते हैं q, है ना। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसमें फिर वो भी होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो a प्लस बी माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर अगर आप a प्लस बी कॉमन ले लोगे ना इसमें से, तो ये ऐसी कुछ टर्म बनती है ना, a प्लस बी बाहर निकलेगा और फिर यहाँ पे बचेगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, तो वो ऐसा कुछ बनता है। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अरे मतलब आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा, है ना, ये पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, तो आप सारे फॉर्मूला याद रख लेना। अब आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। अगर इसमें से मैं abc कॉमन निकाल दूं तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2abc इंटू 1/a 1/b प्लस 1/c। अब हाँ कंटिन्यूड इसी को करेंगे हम, तो एक आएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये होता है मेरा हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। इसी को हमने अलग फॉर्म में लिखा है ना, इसी को हमने थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखा है, तो ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी से माइनस सी। अब इसी को आप ये लिख सकते हो हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, है ना। और एक चीज कि अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 रहा तो ये भी 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc। ये एक सवाल आया था कहीं तो भी जिसमें रेशियो निकालने बोला था मुझे, तो उसका आंसर कुछ 3 आया था, है ना, ए डिवाइडेड बाई abc हो गया था, ऐसा कहीं तो भी सवाल आया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो याद रखना कि ये फॉर्मूला भी काम में आ सकता है। फिर एक ये फॉर्मूला है, इसमें तो वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये
ये वैल्यू आती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये चीज आती है, तो इसको भी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिखना है ना, इसको आप लिख सकते हो ए टू पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4, है ना। आप इस फॉर्मेट में अगर लिखोगे इसको तो ये भी सवाल हो जाएगा सॉल्व। और इसके बाद आएगा अगला ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, जो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, है ना। ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मेरा ए लेस देन बी इनइक्वालिटी है तो इसमें मैं अगर नंबर ऐड करूंगा तो भी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अगर पॉजिटिव रहा तो नहीं बदलेगी, नेगेटिव रहा तो बदल जाएगी, है ना। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके लिए ट्रिक होती है कि उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो उसके बाद अगर मुझे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो मैं रूट्स के बाहर वाली वैल्यूज लेता हूँ, जो होती है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बी से इन्फिनिटी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है तो मैं अंदर वाली वैल्यूज लेता हूँ। गिवन दैट ये इस फॉर्म में लिखा है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बीटा माइनस एक्स रहा तो उसको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, है ना। तो वैसे ये चीज याद रखना है ना, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं फिर आंसर गलत आ जाता है। लॉगरिथम देखते हैं, तो लॉगरिथम कुछ नहीं होता है, लॉग ऑफ बी बेस ए होता है। तो इसका अगर डोमेन रेंज निकालना है तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दो ग्राफ्स होते हैं, ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ होता है ऐसे, जो एसिम्प्टोटिकली जाता है वाई एक्सिस के पास, नेगेटिव एक्सिस के पास। और अगर मेरा ए 0 से 1 के बीच में है तो एसिम्प्टोटिकली जाता है पॉजिटिव एक्सिस के पास। उसके बाद कुछ लॉज होंगे, है ना। तो एक ये लॉ है कि लॉग ऑफ ए टाइम्स बी बेस एम है, तो उसको मैं सम की तरह लिख सकता हूँ। अगर डिवीजन है तो उसको डिफरेंस की तरह लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे पावर है किसी नंबर की तो उसको मैं बाहर ला सकता हूँ। अगर बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल करके बाहर ला सकता हूँ। अगर लॉग 1 बेस ए है तो 0 होता है, लॉग ए बेस ए 1 होता है। लॉग ऑफ ए बेस बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बाय लॉग बी, और यहाँ पे कोई भी एक बेस लिख सकता हूँ मैं, कोई भी बेस ई के एम कोई भी बेस लिख के उनको डिवीजन में लिख सकता हूँ। अगर ए की पावर लॉग ऑफ बी बेस ए है तो ये बेस और ये चीज सेम है तो उसको मैं सीधा बी लिख सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मेरा लॉग ए टू द पावर लॉग ऑफ बी बेस एन है तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, है ना। तो मैं बी टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस एन भी लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन वापस वही चीज है डोमेन और रेंज के लिए। तो अगर मेरे दो लॉग इक्वल है तो इनका मतलब इनके इंडाइसेस भी इक्वल होंगे, जैसे ये इक्वल होंगे। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंडेक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे लॉग का स्क्वायर है, वो दोनों चीजें इक्वल नहीं होती है। उसके बाद इनइक्वालिटीज देख लो कि अगर मेरा ये इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y होगा अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 है, और उल्टा होगा अगर मेरा a लेस देन 1 और 0 के बीच है। सिमिलरली यहाँ पे log x बेस a है तो a टू पावर n तो हो जाएगा, x ग्रेटर देन a टू पावर n तब होगा जब a से बड़ा होगा, a 1 से बड़ा होगा, और x लेस देन a टू पावर n तब होगा जब 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। और सिमिलरली अब इसको जनरलाइज कर दिया f ऑफ x और g ऑफ x के लिए। तो g ऑफ x अगर 1 से बड़ा होगा तो वही इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, और अगर g ऑफ x 0 से 1 के बीच में रहा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, अगर p ऑफ x को मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर मिलता है मुझे वो होता है p ऑफ a। और अगर इसी को हम आगे एक्सटेंड करें तो मेरा अगर x माइनस ए फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब p ऑफ a 0 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पॉइंट। तो सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है, मतलब इस पर सवाल नहीं आएगा जनरली। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 0 डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, है ना। डिग्रीज के हिसाब से 0 1 2 3 4। अब जितनी डिग्रीज होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ये चीज नोट करने लायक है। एक दूसरी, नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। एफ ऑफ एक्स में कितनी बार साइन चेंज हो रही है, एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है तो उसमें जितनी बार साइन चेंज हो रही होंगी, जितनी बार ये एक्स एक्सिस में से ऊपर नीचे जा रहा होगा, उतने बार उसमें उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होते हैं उसमें, है ना। और नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। अगर आपको ये अभी नहीं समझ रहा है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं इमेजेस वगैरह में सॉल्व वगैरह करके, ठीक है। अगली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं, मिनिमम 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं सॉल्यूशंस, और मैक्सिमम 2 रूट्स तो होते ही है। आगे बढ़ते हैं। रूट्स तो या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और इसके रूट्स अल्फा अल्फा कॉमा बीटा है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को लिखता हूँ माइनस बी बाई ए और अल्फा टाइम्स बीटा को लिखता हूँ सी बाई ए, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फिर रूट के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, चीज याद रखना बहुत बार लोग भूल जाते हैं ना, गड़बड़ गड़बड़ में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर यही है यार, ये सारे फॉर्मूलाज हमने जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़े हैं वो सारे तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, बहुत बार जरूरत भी पड़ेगी। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ लेना बाद में भी। अगर मेरा b 0 रहा, है ना, ये इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर मेरा b 0 रहा तो मेरा एक रूट होगा 0, सॉरी इसके दोनों रूट्स इक्वल हो गए और साइन अपोजिट होंगी, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस सी बाई ए, तो एक्स होगा मेरा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई, तो दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होंगी और साइन अपोजिट होंगे, है ना। अगर मेरा c 0 हो गया, अगर c 0 हो गया तो क्या बचा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बचा, तो x इंटू ए एक्स प्लस बी बचा, तो एक रूट हुआ 0, दूसरा रूट हुआ माइनस बी बाई। मतलब मैं इन दी एंड यही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि सारी चीजों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को इंटरप्रेट इस वे में करो कि मैं इसको कैसे डिराइव कर सकता हूँ। अगर आप डिराइव करने जाओगे तो आपको आसानी होगी, है ना। अगर मेरा b और c दोनों 0 हो गए तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, तो दोनों रूट 0 होंगे, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये चीज है कि अगर मेरा a इंटू सी लेस देन 0 है, अगर मेरा प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स द कांस्टेंट लेस देन 0 है, तो मेरे रूट्स के साइन अपोजिट होते हैं, और अगर उल्टा होगा तो रूट्स के साइन सेम होते हैं, है ना। ये चीज नोट करने लायक है, इसको मैं डिराइव करके नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ लेकिन टाइम लगेगा, तो इसको याद रख लो। उसके बाद अगर मेरा b का साइन a और c के साइन से अपोजिट है ना, जैसे यहाँ पे a और c दोनों पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, a और c दोनों नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है, तो ऐसे वक्त मेरे रूट्स पॉजिटिव होते हैं, है ना, दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं। और अगर मेरे सबका साइन सेम है, जैसे a b c तीनों पॉजिटिव है, a b c तीनों नेगेटिव है, तो मेरे रूट्स नेगेटिव होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो बिल्कुल याद रखना ही है। अगर मेरे कोएफिशिएंट्स की सम 0 हो रही है तो मेरा एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा c बाई ए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर टाइम दो थोड़ा, इसको याद रख लो अच्छे से। और एक आखिरी चीज, अगर मेरे तीनों कोएफिशिएंट 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो डेल्टा सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक चीज होती है जिसको हम डेल्टा डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स मेरे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, डेल्टा लेस देन 0 होगा तो रूट्स नॉट रियल होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होंगे, है ना। अब ये चीज बहुत नोट करने लायक है, इसको याद रखो कि अगर मेरे रूट्स इंटीग्रल बोले, है ना, अगर मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा बीटा वो इंटीग्रल है 1 2 3 4 ऐसे, तो इसका मतलब मेरा जो डेल्टा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, और मेरा a 1 होना चाहिए, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। किस चीज के लिए, इंटीग्रल रूट्स के लिए, याद रख लो, दिमाग में डाल दो। अगली चीज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा बोला है तो मेरा डेल्टा 0 होना चाहिए। बहुत लोग ना इन दोनों चीजों में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लो, पॉज कर दो वीडियो और इन दोनों चीजों को याद रख लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है तो ये तो और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स, तो देखो इसको याद ऐसे रख लेना कि पहले मैं एक एक रूट ऐड करता हूँ, फिर मैं दो दो रूट्स का प्रोडक्ट लेके ऐड करता हूँ, और फिर मैं तीनों का प्रोडक्ट लेता हूँ। तो अगर 4 रूट्स 5 रूट्स भी हो गए तो मैं पहले एक एक लूंगा, फिर दो दो लूंगा, फिर तीन तीन लूंगा, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर इन द एंड एक प्रोडक्ट आएगा, है ना, ऐसे होता है। और इसको इस साइड ऐसे होता है कि सबसे पहले देखो अपॉन तो ए ही रहेगा सब में हर जगह, और सबसे पहली चीज हम माइनस साइन लेते, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। तो सबसे पहली चीज नेगेटिव से स्टार्ट कर दो, फिर सारी चीजें आती जाएंगी, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी बाय, अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो सी बाय, और सबका लेंगे तो माइनस डी बाय, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस बी बाय, सी बाय, माइनस डी बाय, ई बाय, और ये आप देख लेना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो अब ग्राफ देखते हैं ना, तो अगर आप इसको देखो तो ये एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके बाद ना इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं ऐसे, तो इन दी एंड ना आपको इक्वेशन ऐसा मिलता है y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा मिल गया। तो इस पूरी टर्म को मैंने y लिख दिया कैपिटल Y, इस पूरी टर्म को मैंने कैपिटल X लिख दिया और a को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये ना एक पैराबोला का इक्वेशन बन जाता है।
और इसके बाद में इससे दो केसेस आती है, अगर मेरा a ग्रेटर देन जीरो है, a इन द एंड ये है ना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और a लेस देन जीरो है, तो अगर मेरा a ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा पैराबोला अपवर्ड होगा, मतलब उसका जो माउथ होगा वो ऊपर खुलेगा, और अगर a लेस देन जीरो होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, है ना। उसके बाद अगर मेरा शिफ्टेड पैराबोला हो, मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जिसका वर्टेक्स जो 0,0 पे नहीं होता है, तो उसका वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a पे, है ना। ये चीज नोट करने लायक है, इसको थोड़ा टाइम देके पॉज करके याद कर लो, है ना। अब डेल्टा के अकॉर्डिंग कंडीशंस कैसे कैसे बनती है और ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एज इन दो सेपरेट रूट्स होने चाहिए। तो ए ग्रेटर देन जीरो रहा तो अपवर्ड पैराबोला और दो सेपरेट रूट्स हो रहे हैं, ए लेस देन जीरो रहा तो डाउनवर्ड पैराबोला है और दो सेपरेट रूट्स हो रहे हैं। डी इज इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, तो डी इज इक्वल टू जीरो मतलब रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए, इक्वल मतलब एक ही जगह पे कट करने चाहिए। तो देखो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है, ये भी एक ही जगह पे कट कर रहा है, और एक ही पॉसिबिलिटी पे अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है ना। सिमिलरली डी लेस देन जीरो के लिए भी सेम केस है, डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, हमेशा हमेशा एक्सिस के ऊपर है ना, पॉजिटिव एक्सिस में। और अगर डी लेस देन जीरो और ए भी लेस देन जीरो है तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये हमेशा नीचे लाई करेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि रेंज हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो अगर ए ग्रेटर देन जीरो रहा तो अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन जीरो रहा तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो और पता है कि वर्टेक्स ये होता है, ठीक है। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिनिमम यही वैल्यू हिट कर सकता है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ y होती है ना, y कोऑर्डिनेट, तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी -d/4a, और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, तो ये होगी इन्फिनिटी, है ना। सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ये मैक्सिमम इतना हिट कर सकता है, मिनिमम नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, नीचे जा रहा है ये कितना भी जा सकता है नीचे। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी होगी और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगी। लेकिन ये रेंज ऐसी थी कि जिसमें मेरा x बिलोंग्स टू r था, है ना। अगर मेरा x रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने a से b में, तो दो केस आ जाती है कि मेरा जो वर्टेक्स है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, या फिर मेरा वर्टेक्स जो है वो a और b के बीच में लाई नहीं कर रहा है ना। तो अगर वर्टेक्स लाई कर रहा है तो मैं f ऑफ a निकालूंगा, f ऑफ b निकालूंगा, f ऑफ -b/2a तो होता है -d/4a, और इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, वही यहाँ पे लिखा है मैंने। सिमिलरली अगर ये वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो मैं f ऑफ a निकालूंगा, f ऑफ b निकालूंगा, तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन इतने से इतने में है, तो मैं इससे कंसिडर ही नहीं करूंगा फिर, है ना, -d/2a से मेरी कोई वही नहीं है, नाता ही नहीं है। तो f ऑफ a और f ऑफ b में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और जो मिनिमम होगी वो मिनिमम होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या क्या कंडीशंस यूज करते हैं वो देखना है ना। तो k1 k2 ऐसा है कि दो नंबर्स है बस, है ना, और ये इक्वेशन है मेरा, और अल्फा और बीटा रूट्स है और अल्फा लेस देन बीटा है ना। तो इसको याद मत रखना, इसको कभी याद मत रखना, इसको डिराइव कैसे करते हैं ये देख लेना, है ना। तो बोला है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, यहाँ पे के है मेरा और दोनों रूट्स उससे बड़े हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ ऑफ के निकालूंगा। अब यहाँ पे मेरा ए ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है। अब मेरा एफ ऑफ के इंटू ए का प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव पॉजिटिव, एफ ऑफ के भी निगेटिव यहाँ पे और ए भी निगेटिव पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है मेरा, है ना। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, मेरे दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट दिए है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। हाँ, तो यहाँ पे दोनों रूट्स हो सकते हैं, या फिर ये केस भी हो सकती है कि ऐसा रहा और यहाँ पे के रहा, है ना, और यहाँ पे अल्फा रहा, तो मेरा इसीलिए डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और एक केस लगा सकता हूँ मैं कि यहाँ पे मेरा -b/2a होगा, है ना, -b/2a, तो -b/2a मेरा हमेशा के से बड़ा होगा, तो -b/2a इज ग्रेटर देन के, है ना। ये हो गई ग्रेटर देन के लिए। तो लेस देन के लिए एग्जैक्टली अपोजिट, कि यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे के होगा, तो सॉरी क्या होगा यहाँ पे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, हाँ, अल्फा और बीटा, और यहाँ पे मेरा के होगा, तो एफ ऑफ के इंटू ए, और यहाँ पे अगर मेरा उल्टा रहा, यहाँ पे के रहा, और यहाँ पे एफ ऑफ के इंटू के इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, सॉरी यहाँ पे लेस देन लिख दिया मैंने, इज ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और के ग्रेटर देन -b/2a, है ना। उसके बाद ये केस आएगी कि के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर के बीच में लाई कर रहा है तो मैं -b/2a पे कमेंट नहीं कर सकता, है ना, कि यहाँ पे भी हो सकता है -b/2a, यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो नहीं लूंगा मैं तो देखूंगा एफ ऑफ के और ए के बीच में रिलेशन, ए ग्रेटर देन जीरो है मेरा और एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे उल्टा होगा उसके अपोजिट एग्जैक्टली। और यहाँ पे सिंस
कि दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आ सकती, यहाँ पे दोनों रूट सेम नहीं हो सकते, है ना, वरना के भी वरना के भी रूट ही हो जाएगा फिर, तो के भी अल्फा ही बन जाएगा फिर, है ना। तो ये एक चीज होती है। इसके बाद एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, मतलब या तो अल्फा या फिर बीटा। तो ऐसे ऐसे जगह पे एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ टू को के टू को कंपेयर करो, एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है, एफ ऑफ के टू नेगेटिव है, तो इन द एंड प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, एक ये चीज। और एक्जैक्टली वन रूट बोला है तो इसमें मैं वो केस नहीं लगा सकता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू भी जीरो होगा, तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। बोथ रूट्स लाई बिटवीन के वन एंड के टू, दोनों रूट्स के वन और के टू के बीच में है, तो एफ ऑफ के वन निकालो, एफ ऑफ के टू निकालो, देखो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव। दोनों रूट्स हो सकते हैं या फिर एक रूट भी हो सकता है, ये भी केस हो सकती है, तो यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन भी आ सकती है कि माइनस बी बाई टू ए मेरा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। ये केस होगी। फिर दूसरी केस आएगी कि के वन और के टू लाइज बिटवीन रूट्स, अब के वन के टू दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, तो एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, तो इन द एंड पॉजिटिव होगा। और डेल्टा मेरा ग्रेटर देन जीरो ही हो सकता है, अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो कंडीशन नहीं हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं। आखिरी चीज कॉमन रूट्स। तो अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, इनके कोएफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन दोनों का एक कॉमन रूट हो सकता है या दो कॉमन रूट हो सकते हैं। दो कॉमन रूट रहे तो सीधा रेशो इक्वल कर दूंगा। एक कॉमन रूट के लिए कंडीशन होती है, तो उसको डिराइव तो हम ऐसे करते हैं कि मतलब हल्का बता दूंगा मैं कि मैं उस एक कॉमन रूट को अल्फा कंसिडर कर लिया और फिर ना ऐसे इसको ऐसे लिख दिया। मतलब ऐसा हो सकता है आपकी आप भूल जाओ एग्जाम के वक्त, तो आई विल ट्राई, ठीक है। ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, है ना। और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन मतलब ये, फिर ये, और फिर यहाँ पे वन अपॉन आता है ना, हाँ वन अपॉन आता है। तो इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ना ऐसे तीन इक्वेशन है तो इनको इक्वालेट वगैरह करते हैं, तो इन दी एंड हमको कंडीशन ये मिलती है। तो आप याद इस कंडीशन को बस कर लो ऐसे कि सी ए बी बी सी, है ना, ऐसे कैब बी सी ऐसा कुछ, आई डोंट नो, बस सी ए बी बी सी, मैंने तो ऐसे याद किया था, सी ए बी बी सी याद भी हो जाता है। तो इसको बस आप ऐसे लिख सकते हो, फिर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ए बी बी सी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन टाइम्स बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, है ना। तो ये होगी कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। हो गया खत्म हमारा रिवीजन। आई होप आपको इसका फायदा होगा, और अगर फायदा नहीं हो रहा है तो प्लीज बता दो, क्योंकि टाइम जा रहा है इसमें बहुत। आई होप कि फायदा हो ही रहा होगा। तो या और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में यार, मतलब दूसरों का भला होने से आपका भला घटने नहीं वाला है, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा मैं तो मुझे भी फायदा होगा। या दैट्स इट, मिलते हैं अगले वाले फेज में। मोस्टली ट्रिगोनोमेट्री हम देखेंगे अगले वाले फेज में। बाय।